हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। ये 5 क्वेश्चन भारत की पर्वत श्रेणियों से संबंधित हैं और ये पाँचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र, यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे दक्षिण की तरफ कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? उसका नाम है कार्डामम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट और नेपाल में से कहा जाता है सागरमाथा के नाम से। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये थोड़ा सा डाउट होता है चीज़ों में कि कुछ जगह लिखा रहता है गॉडविन आस्टिन K2 और कुछ जगह कंचनजंगा। ये गॉडविन आस्टिन POK के अंदर पड़ती है और ये कंचनजंगा सिक्किम के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन में जौन सा मिले उसे आप टिक कर सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्टली कंचनजंगा ही ऑप्शन में आंसर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर पर्वत श्रेणी पाई जाती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये पूरा नंबर याद रखना है, ये पूरा नंबर डिजिट पूछी जाती है एग्जाम में कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी पूरे अर्थ का 2.5%, 2.4% ये भारत के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, उसके बाद कनाडा, थर्ड पर चीन, फिर USA, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, भारत का क्षेत्रफल नंबर 7 पे और भारत के बाद पड़ता है अर्जेंटीना। तो आपको स्पेशली शुरू के 2 से 3 याद रखने हैं और भारत का याद रखना है कौन सा स्थान है 7वां। तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रूस का, उसके बाद कनाडा, चीन और नंबर 7 पे याद रखना है भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये प्लस का साइन है, ये भारत की स्थिति है पूरे ग्लोब में। तो ये वाली दिशा पड़ती है उत्तर पूर्वी। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार पूछा जाता है कभी कभी। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समानांतर इस तरह से होती हैं क्षैतिज रूप से, ये इस तरह की रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और कुछ देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी के लंबवत इस तरह से, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, मान लीजिए भारत इस तरह से स्थिति ये है, तो अक्षांशीय विस्तार तो भारत का सबसे साउथ से ये बोली जाती है 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है ये वाला स्थान और सबसे उत्तर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर विस्तार क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ये देशांतर विस्तार इस तरफ से ये 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात वाला एरिया। सबसे पूरब की तरफ ये पड़ता है एरिया, ये डिग्री पड़ती है 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये इस तरह से देखा जाता है मैप में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और भारत का देशांतर विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे देखते हैं। भारत की आकृति किस प्रकार की? लगभग चतुष्कोणीय है। और भारत का उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार
इस तरह से देखते हैं भारत की स्थिति अगर, तो उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से यहाँ तक तो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर देखें यह वाला, तो भारत की लेंथ पड़ती है 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये अर्थ है, इसमें एक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही बोला जाता है कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री रेखा को बोला जाता है मकर रेखा। तो आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को बोला जाता है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री को बोला जाता है मकर रेखा। तो ये भारत की स्थिति में पड़ती है। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब इस पे ये 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन से पड़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। सबसे पहले पश्चिम की तरफ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामियोत्तर रेखा भारत के मानक समय के निर्धारण हेतु जिसका यूज़ करते हैं कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले आपको याद रखना है भारत की मानक यामियोत्तर रेखा ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर याद रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। कभी कभी 82 से 1/2 डिग्री लिख के 82 डिग्री 30 मिनट, तो 82.5 डिग्री का मतलब तो होता है 82 डिग्री 30 मिनट। ये 50 मिनट अगर ऑप्शन में आता है तो ये मत नहीं होता। तो आपको याद रखना है ये भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा और मानक समय रेखा, कर्क रेखा इस तरह से और ये मानक समय रेखा कौन से पॉइंट पे एक कौन से राज्य में एक दूसरे को काटती है? तो ये वाला पॉइंट कहलाता है, छत्तीसगढ़ में मिलती है ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी इस तरह से कर्क रेखा है तो नदी एक बार इस तरह से गुजरते इसे क्रॉस करती है, फिर इस तरह से, तो इसे 2 बार काउंट करा जाता है। तो भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कुछ नदियाँ विश्व के स्तर पर भी पूछी जाती हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इस नदी का नाम है कांगो नदी या जारेन नदी। ये है अफ्रीका में, ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसी तरह से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? बरमेजो नदी 3 बार क्रॉस करती है, 1 2 इस तरह से 3। ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। एक नदी और है अफ्रीका में, ये मकर रेखा को काटती है 2 बार क्रॉस करती है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की है। मकर रेखा को 3 बार बरमेजो नदी ये दक्षिण अमेरिका की है, और 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच अवस्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये प्रादेशिक नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन है। कौन कौन से हिमालय नदियों के आधार पर? पंजाब हिमालय, कुमाऊँ,
हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आप ये नदियाँ सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, फिर इजीली ये टेबल से बना के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे वेस्ट में सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच है, सिंधु और सतलज। कोमा हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच अवस्थित है, सतलज और काली नदी। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदी। असम हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन कवर करे गए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो ये टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू जनजाति। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, भोटिया जनजाति ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। तो ये जनजाति से संबंधित ये 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति रहती है, टोडा जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, गोंड जनजाति। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति। और भोटिया जनजाति किस लिए फेमस है, ऋतु प्रवास के लिए। ये ऋतु के हिसाब से अलग अलग स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कोयला कौन से शैल समूह में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जो अधिकांश कोयला मिलता है ये गोंडवाना शैल की चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन राइस में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय ये दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी पूछे गए हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? तो भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या है 15। और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या है 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।